सदियों से रहस्यमयी है आईना। प्राचीन काल में जब आईने का आविष्कार नहीं हुआ था तो मनुष्य अपनी खुद की तस्वीर कैसे देखता होगा। चलिए आज हम आपको आईने के इतिहास से जुड़ी कई अद्भुत बातें बताते हैं। आईने के आविष्कार से पहले लोग अपनी तस्वीर देखने के लिए किसी ठहरे हुए पानी के गड्ढे या तालाब में अपना प्रतिबिंब देखा करते थे। इसके अलावा उनके पास और कोई जरिया नहीं था कि जिससे वह अपनी तस्वीर देख सके। बाद में जब आईने का आविष्कार हुआ तो इंसान को अपनी तस्वीर देखने में आसानी हुई, लेकिन आईने का यह सफर इतना आसान नहीं था। आज के समय में हम अपने घरों में जो आईना उपयोग में लाते हैं वो पहले ऐसा नहीं था। इसके स्थान पर पहले और भी ऐसी चीजों का इस्तेमाल होता था जिससे कि इंसान अपनी तस्वीर देख सकता था, लेकिन उन चीजों में बाद में सुधार करते करते आज के शीशे का आविष्कार हुआ। आईना अथवा दर्पण हमारे रोजमर्रा के इस्तेमाल की एक साधारण सी वस्तु है, किंतु जब हम आईने को लेकर दुनिया की कल्पना करके देखें तो हमें आईने की अहमियत का अंदाजा होगा। जरा सोचिए, क्या होता यदि हम अपनी खुद की शक्ल भी नहीं देख पाते। दरअसल आईना संसार की सबसे रहस्यमयी वस्तु है। विश्व की समूची व्यवस्था, कला, साहित्य और संस्कृति आदि में आईने का एक खास मुकाम है। साहित्य में चाहे अकबर महान की आईने अकबरी हो अथवा संस्कृत के प्रकांड पंडित विश्वनाथ की पुस्तक साहित्य दर्पण, हर जगह प्रतिबिंब का जीवंत प्रतीक के रूप में आईने का ही जिक्र किया जाता है। आज कांच पर पॉलिश किए हुए आईने हर जगह सहज व सुलभ है, लेकिन आईने के प्रारंभिक स्वरूप से बिल्कुल भिन्न। दरअसल आईने की परिकल्पना आदिम युग जितनी पुरानी है। जब आदमी ने ठहरे हुए पानी में अपना प्रतिबिंब या अक्स देखा होगा। मानव सभ्यता के विकास के क्रम में धातु युग के पड़ाव पर पहली बार आदमी ने पीतल पर पॉलिश करके उसे इतना चमकदार बनाने की कोशिश की कि उसमें अस्पष्ट प्रतिबिंब उतारना संभव हो सका। यही दर्पण का प्रारंभिक रूप था और इंसान अपनी इस सफलता पर चमत्कृत था। आईने की विकास यात्रा की यह शुरुआत भर थी। प्राचीन मिस्र के निवासियों ने इस क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी ली। ईसा से कोई 2500 वर्ष पूर्व मिस्र वासियों ने सोने और चांदी को चमकदार आईने की शक्ल देने में कामयाबी हासिल की। वहां इन आईनों को सूर्य तथा माइसनीन देवता के प्रतीक के रूप में पूजा जाता था। ग्रीस के निवासियों ने तांबे और पीतल के चमकदार और कलात्मक आईनों का निर्माण कर इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया। उस युग में आईना एक अत्यंत मूल्यवान वस्तु समझी जाती थी। अमीर व उच्च वर्गीय संपन्न लोग ही आईने का इस्तेमाल करते थे। चांदी, सोने और तांबे आदि धातुओं के निर्मित इन आईनों पर धार्मिक और पौराणिक कथाएं तथा चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। इन आईनों की सबसे बड़ी खराबी यह थी कि इनकी चमक जल्द ही धूमिल हो जाती थी और धातुएं काली पड़ जाती थी। इस कमी को दूर करने के लिए ईसा की दूसरी सदी में काले किए गए शीशे का इस्तेमाल किया गया, किंतु यह प्रयोग भी अधिक सफल नहीं हो सका। 15वीं शताब्दी में धातु के आईनों का लकड़ी के फ्रेमों में जड़कर कमरों में टांगने का चलन शुरू हुआ। इसे फलेडुर्स के नाम से जाना जाता था। यह सारे यूरोप में लोकप्रिय हुआ। वास्तव में दर्पण का वास्तविक स्वरूप कांच के आविष्कार के बाद सामने आया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वीनस शहर के लोगों ने सबसे पहले कांच पर पॉलिश कर आईना बनाने में सफलता हासिल की। उस समय वीनस के अलावा अन्य कोई देश कांच से आईना बनाने की कला नहीं जानता था। वीनस द्वारा ही अन्य देशों को आईने निर्यात किए जाते थे। वीनस के आईने की तब सारी दुनिया में धूम मची हुई थी। वीनस ने आईना बनाने के फॉर्मूले को बिल्कुल गोपनीय बनाए रखने के लिए
इस हुनर के दक्ष लोगों को एक अलग टापू पर रख छोड़ा था, जहां उन्हें सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। इस द्वीप पर किसी विदेशी के प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध था। सिद्धस्थ कारीगर यहां दिन रात कांच पर एक विशेष मसाले की पॉलिश और लेप द्वारा दर्पण बनाने के कार्य में संलग्न रहते थे। टापू के बाहर जाने का प्रयास करने वाले के लिए मृत्युदंड का प्रावधान था। दर्पण निर्माण के क्षेत्र में एकाधिकार होने के कारण वीनस द्वारा अन्य देशों को आईना काफी ऊंचे दामों पर निर्यात किया जाता था। तत्कालीन विश्व में कई देश कांच से आईना बनाने का फॉर्मूला प्राप्त करने के प्रयास में थे। फ्रांस भी उन देशों में से एक था। उस समय फ्रांस का राजा सम्राट लुई चेहरूम था। उसका मंत्री कलबर इस दिशा में बहुत अधिक रुचि के साथ प्रयासरत था। कलबर ने वीनस के उस टापू पर गुप्त रूप से अपने जासूस भेजे और अपार धन संपदा का लालच देने के बावजूद फॉर्मूला हासिल करने में विफल रहे। अंत में एक जासूस ने वीनस के नौजवान कारीगर साज गाब्रिलो से मित्रता की और दोस्ती की आड़ में उससे आईना बनाने का फॉर्मूला पाने में कामयाब हो गया। इसके बाद वह जासूस टापू से भागकर फ्रांस पहुंच गया। फ्रांस में जासूस द्वारा पहुंचाए गए फॉर्मूले के आधार पर कांच से आईना बनाने का काम काफी बड़े पैमाने पर होने लगा। धीरे धीरे फ्रांस ने इसका व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया। फ्रांस में आईने के लिए अनेक कारखाने खुल गए और आईने पर वीनस का एकाधिकार खत्म हो गया। फ्रांस के बाद आईना बनाने की यह कला विश्व के अन्य देशों में पहुंची। अब तो विश्व के तकरीबन हर एक देश में आईना बनाने के सैकड़ों कारखाने चल रहे हैं और आईना बनाने की तकनीक काफी समृद्ध हो चुकी है। आईने की एक से एक उम्दा किस्में बाजार में आ रही हैं तथा आईना उद्योग भारत में भी एक मुख्य उद्योग के रूप में स्थापित है। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।